So we have three amazing students with us from our Manzil batch. One is Avichal Gupta, Ayush Jaiswal, and Pranshu Singh. And let me tell you, all of these students, they have scored exceptionally well, especially in audit. मैं सिर्फ audit की बात नहीं करूंगी, इन्होंने वैसे भी हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया है, बट अभी जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू ऑडिट. तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इन तीनों बच्चों से कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो. आप कहाँ से आते हो, आप ये बताओ, ये जर्नी आपने कब शुरू किया, विश्वास के साथ आप कब जुड़े, आपने बैच कब लिया. ठीक है, सो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आपके मार्क्स कितने आए हैं, ताकि हमारे बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले. सो लेट्स स्टार्ट विद अविचल. So first, let me introduce myself. So myself, Abhichal Gupta from Rampur, Uttar Pradesh. I am done my schooling from Heritage Children Academy, the senior secondary school, and then I appeared for CA Foundation examination in June 2025, June 2024, and passed in first attempt. And then I appeared for intermediate examination for May 2025, and I cleared out in first attempt with exemption in 3 subjects, and I have scored in auditing 63 marks. Okay, and then we have Ayush. Hello everyone, my name is Ayush Jaiswal. I cleared my CA Foundation examination in June 2024 and appeared for CA Intermediate examinations in May 2025 and scored an aggregate of 356 marks and exemption in accounts, taxation and auditing. Auditing में मेरा 366 marks था. ऑडिटिंग में 366 मार्क्स था. आयुष, इतनी एक्साइटमेंट, काश ऐसे होता, कई बच्चों के मार्क्स आपके पास आ जाते. 66 marks. आयुष के 66 मार्क्स है ऑडिटिंग में. एंड देन वी हैव प्रांशु. Yes, ma'am. Let me just introduce myself. I am Pranshu Singh from Kanpur, Uttar Pradesh. I have cleared my CA Foundation exams in May 2024, and I have appeared and cleared my CA Intermediate exams in May 2025, both groups in first attempt, wherein I scored exemption in audit and costing. Okay, so प्रांशु, आपके ऑडिट में मार्क्स कितने, ये भी बताओ. Ma'am, 65. Okay, so अब मैं हाईएस्ट यही गया मैम. यस, ये मुझे पता था कि आपके मार्क्स आएंगे. मेरी बात हुई थी आपसे कि जब आपने मॉडल टेस्ट पेपर लिखा था और उसके आंसर भेजे थे, तो मैंने बोला था यू विल डू लाइक दिस इन योर एग्जाम्स. बट मुझे बाकी तो ये स्टूडेंट्स का नहीं पता था. और भी बहुत सारे बच्चे ऑडिट में जिन्होंने बहुत अच्छा किया, जो जैसे साइलेंट स्लीपर्स होते हैं ना क्लास में, ये वो बच्चे थे जो बस रिजल्ट के टाइम पे ही उठे हैं. सिर्फ एक ही बच्चा था. और आयुष का तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि आयुष, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आयुष जायसवाल, मैंने आज आपका पहली बार नाम पूरा पढ़ा है, क्योंकि आज से पहले हम आयुष को जानते थे आयुष साइंस वाला के नाम से. ठीक है, सो आयुष, आपका बैकग्राउंड साइंस से है, तो आप मुझे बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस था एक बच्चा जो साइंस के बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके लिए ऑडिट पढ़ना. मतलब अकाउंट्स वगैरह चलो थोड़ा बहुत आपने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत हाई हेलो हो गया, बट कैसा लगा आपको मतलब कंप्लीटली एक डिफरेंट प्रोफेशन में आना? सो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लर्निंग और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लर्निंग करने के बाद अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं. सो आई थिंक कि रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ताकि आप एग्जाम्स तक कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाओ. ओके, सो आप सब ने, आई थिंक प्रांशु ने भी क्लासेस अगस्त में ली थी, राइट? एंड आयुष भी सेम बैच में थे, और अविचल भी सेम बैच में थे, बट वो रिकॉर्डेड में थे, राइट? एंड प्रांशु वाज इन लाइव. सो मैं प्रांशु से पूछना चाहूंगी लाइव का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड देन आई वुड आस्क आयुष एंड अविचल कि आपका रिकॉर्डेड का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड ऑल्सो कि लाइव में लेने के क्या प्रोज रहते हैं और क्या कॉन्स रहते हैं, और सेम गोज विद द रिकॉर्डेड एज वेल. यस मैम. सो पहली बात तो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, वो भी ज्योति मैम से ऑडिट की क्लासेस लेने का, वो कुछ ऐसा रहा था कि जैसे मोस्ट ज्यादातर टीचर्स की क्लास में क्या हो जाता है कि अलग अलग रीजंस की वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग में ही देख लेते हैं. लाइक टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, स्पीड में देख लेंगे, या कुछ भी ऐसे और भी रीजंस हो सकते हैं. बट अगर कोई टीचर है जो खुद से इतने एफर्ट डाल रहा है किसी क्लास को इंगेजिंग बनाने के लिए, लाइक हम लोग क्लास के शुरुआत में आ रहे हैं तो 5-10 मिनट की नॉर्मल बात हो जा रही है, कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर पा रहा है. सिमिलरली क्लास एंड जब हो रही है तो वही सेम चीज रिपीट हो पा रही है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स हैं तो वहीं के वहीं सॉल्व हो जा रहे हैं. लाइव मैम पढ़ा रही हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो रहे हैं, एकदम ऐसे इसमें अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं. तो उसमें बीच बीच में जो कोई भी डाउट आया, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा,
वहीं पे क्लियर हो जा रहा है और काफी अच्छे से। मतलब कोई भी अगर बच्चा, मतलब मैम की क्लास की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी कितना भी छोटा या कैसा भी डाउट क्यों ना हो, क्लास में अगर उसने पूछा है तो उसका डाउट क्लियर होगा। तो ये वाली एक बात थी जिसकी वजह से अगर ऑडिट आप मैम से ले रहे हैं तो उसमें ये तो कंफर्म है कि भाई लाइव ही लेना बहुत बढ़िया रहेगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स बाकी चीजें तो डिफर कर ही सकती हैं। एंड आयुष, आप तो ऑडिट सुनते सुनते सो जाते थे यार, हाँ मैम, एम थोड़ा आई राइट? नींद आता था उसमें। मतलब इतना ज्यादा, घनी ज्यादा बेइज्जती कि ऑडिट में नींद आता था इसलिए मैं सुनते सुनते सो जाता था। डायरेक्ट रिप्लाई एकदम। मतलब आप रिकॉर्डेड क्लासेस कब देखते थे? लेट्स से कि आज एक लेक्चर हुआ, ठीक है, फिर आप उसको कितने दिन के बाद देखते थे, या सेम डे पे आप कोशिश करते थे कि आज एक लेक्चर हुआ तो लेट्स कि कोई बैकअप क्रिएट ना हो, सो उसी दिन के ऊपर हम उसको खत्म कर लेते हैं? और आपने रिकॉर्डेड क्यों चुना? क्योंकि बिगिनिंग में तो आप आ रहे थे लाइव, फिर उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आप रिकॉर्डेड पे चले गए? हाँ मैम, तो जिस दिन लाइव लेक्चर होता था उसी दिन सेम डे पे मैं रिकॉर्डेड में कंप्लीट कर लेता था कि कोई बैकलॉग ना क्रिएट हो। एंड रिकॉर्डेड लेने का मेन रीज़न ये था कि टाइम बहुत बचता है, आप अपने स्पीड के हिसाब से लेक्चर देख सकते हो, ताकि जो बैकलॉग अगर क्रिएट हो भी गया तो आप उसको जल्दी कवर कर पाते हो। एंड डाउट जहाँ तक की बात है, तो आपके लेक्चर्स में आपने पहले भी बोला है कि आप स्टार्टिंग में या एंड में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप आकर पूछ सकते हैं, तो डाउट का कोई इशू नहीं रहता है। तो रिकॉर्डेड आई थिंक बेटर होता है मेरे हिसाब से। तो आपने मुझे कितने स्पीड के ऊपर देखा, मतलब? 2 एंड 2.5x। ओके, आपने मुझे भी 2.5 पे चलाया, सबको मैम, सबको 2.5। तभी आपका कोई बैकलॉग ही नहीं क्रिएट हुआ ना? तो बेसिकली लेट्स अज्यूम कि विश्वास में आपकी क्लास सुबह से लेकर शाम तक होती है। सो हमारी क्लास, मान के चलते 9 घंटे का क्लास रहता है, तो आप उन क्लासेस को कितने घंटे में खत्म करते थे? 9 आवर्स का है तो 7-8 आवर्स में कंप्लीट हो जाता था। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे टैक्सेशन या अकाउंट्स में थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि साथ साथ में क्वेश्चन भी करना होता था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन जो लॉ हो गया या फिर ऑडिट हो गया, तो इसमें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता था। तो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप स्पीड के ऊपर लेक्चर्स देख सकते हो और आप उन चीजों को समझ भी सकते हो कि आप ग्रैब कर सकते हो और आपको इतना कोई इशू नहीं क्रिएट होता है, सो यू कैन प्रेफर रिकॉर्डेड एज वेल, अगर आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम कम है या आपको ज्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए तो, राइट? ओके। Yes. सो अविचल, आपको कैसा लगा कि मतलब रिकॉर्डेड में क्लासेस लेकर, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट लाइक ऑडिट, आपको बोरियत फील नहीं होती थी कि सब कुछ थ्योरी 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 नहीं और मैम, ऊपर से आपका रिकॉर्ड आप किया? इतना प्रैक्टिकली समझाते थे कि बोरियत आज तक लगेगी। और नया सब्जेक्ट था तो एक्साइटमेंट मुझे पहले से ही थी सी इंटरमीडिएट में कि ऑडिट सब्जेक्ट कुछ तो है अच्छा। कभी ऐसा नहीं लगा ये मैम पागल क्यों होगी, क्लास में इतना क्यों चीख रही है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। यही है ना कि इंटरेस्ट जब होता है ना तो कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो और आपके क्लास इंटरेस्ट में, हमारे ऊपर है जब हम बनाए। ओके, सो और आप, मैम दिन, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ मैम, दिन में ये था कि दिन में हमारा टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए मेरा यही था सेशन की रात में मुझे क्लासेस करनी है। ओके, सो आप मुझे कितनी, मतलब किस स्पीड पे देखते थे? लेट्स से हमारी 2 घंटे की क्लास है तो कितनी देर में खत्म हो जाती थी आपकी डेढ़ क्लास? घंटे में बहुत आराम से। आराम से? ओके। बहुत आराम ये से। क्वेश्चन मेरा तीनों से रहेगा, क्योंकि मैंने हमेशा ये बोला कि चलो यार, अपना जितना भी है ना, बस 30 मिनट निकाल लेना या 15-20 मिनट निकाल लेना, कुछ होमवर्क नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चंस भी हम क्लासेस में कर रहे थे, ठीक है, कंसेप्ट भी वहीं पे कर रहे थे, बट मैंने ये बोला कि सिर्फ जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, और अगर आपके पास टाइम और आपकी हिम्मत है, जो नोट्स मैं बनाती हूँ वो नोट्स बनाने के लिए आप टाइम निकाल लेना, ठीक है? सो मैं जानना चाहूंगी किस किसने ये फॉलो किया है, कि नोट्स किसने बनाए हैं और किसने एक्चुअल में जेन्युइनली क्लासेस के साथ रिवीजन करी है? हम मैं नोट्स बनाए हैं, जो डे वाइज क्लास हुई है तुरंत रिवीजन किया है। कोई बैकलॉग होने दिया है, आज जो क्लास हुई है आज ही खत्म करनी है, चाहे रात के 3 बजे 4 बजे, कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज की। क्योंकि और आई थिंक, सुबह से घर वालों की कोई टेंशन नहीं थी, आराम से 11-12 बजे उठा देता, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसा। और प्रांशु आपने? मैम जैसा आप गाइड करते थे उसी हिसाब से चलने की कोशिश रहती थी। तो हाँ, नोट्स तो पूरे बनाए थे। मतलब शुरुआत में तो रहता था कि जैसे आप बता रहे हैं उसी पेस में बन रहे थे, कि आज आपने बताया तो आज नहीं तो कल भर में तो बन जाएंगे, ऐसा हो जाता था। और डिवीजन भी उसी के साथ, शुरुआत में तो सब नॉर्मल चल रहा था। लास्ट तक आते आते ऐसा हो गया था कि कुछ और, जैसे मान लेते 7 या 8 चैप्टर चल रहा है, आप क्या पता कारों में पहुंच गए हैं नोट्स के मामले में। तो वो थोड़ा हम्म। बहुत लास्ट में होने लगा था कि थोड़ा बैकलॉग बन रहा है नोट्स वगैरह में।
हल्का फुल्का रिवीजन तो खैर नॉर्मली हो जाता था, मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में रिवीजन बस रीड करना होता था बहुत ज्यादा, इतना नहीं, तो वहाँ रिवीजन तो मैम हो जाता था। लेकिन नोट्स को लिखना पड़ता था तो उसमें टाइम जाता था बहुत ज्यादा। तो हाँ, वो लास्ट में थोड़ा बैकलॉग बनने लगा था, लेकिन एंड तक वही था कि अगर 1.5 डे पे रिवीजन करना है तो लिखना तो पड़ेगा। तो उसी वजह से एंड तक कंप्लीट कर लिया था जैसा भी हो। और आयुष ने तो नोट्स बनाए नहीं, ये मुझे पता है। सो आयुष ने नोट्स नहीं बनाए, आई नो दिस। सो आयुष, आपने फिर 1 डे बिफोर में क्या मटेरियल रेफर किया, क्योंकि आपके पास तो आपके नोट्स थे नहीं, तो फिर आपने कहाँ से पढ़ाई करी? हाँ मैम, नोट्स स्टार्टिंग में बना रहा था, 2-3 चैप्टर के नोट्स बनाए, लेकिन ऐसा लग रहा था फिर कि बहुत टाइम लग रहा है बनाने में। तो मैम को ही डायरेक्ट बना बुक से देते हैं। डायरेक्ट बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स में हाईलाइट करके फिर उसको लर्न किया, एंड एग्जाम के एक दिन पहले भी पूरा बुक रिवाइज। ओके। सो जैसे कि अपनी 300 पेजेस की बुक थी ना, तो फिर आपने उसको समराइज कैसे किया? कि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कहाँ से, मतलब कोई तो आपने कोई ट्रिक यूज किया होगा, जैसे हाईलाइट आपने किया वो ठीक है, बट कोई कोई आपने मार्किंग करी होगी, क्योंकि आप सारे तो नहीं पढ़ सकते आप एक दिन पहले, इट्स नॉट पॉसिबल। स्पेशली जैसे कि अपना चैप्टर रहता है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5, इसके ऊपर भी मैं यस आऊंगी मैम। तीनों से, कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 5, इन चैप्टर्स को कैसे हैंडल किया, स्पेशली चैप्टर नंबर 9। मैं आयुष। बताऊं मैम? हाँ, छोड़ नहीं दिया किया मैंने। मैम मैंने, चैप्टर 9 नहीं किया था मैंने। हाँ, सी चैप्टर मैंने, 5 सी मैं किया था। कितना अच्छे से जानती हूँ। इसने बेस्ट मेरे को बोला बेस्ट। ग्रुप में कि आप मुझे याद करते, मैंने बोला मैं जानती भी हूँ तुम्हें। ठीक है, चैप्टर 5 प्रांशु मैम। आपने कैसे की? मैम जैसे चैप्टर 5 की अगर बात बताया जाए तो वो यही था, पहली बात तो उसके लेक्चर्स कितने ज्यादा थे, यही हमें अभी भी याद है कि 8-10 लेक्चर तो हो गए होंगे, वो भी 3-3 घंटे के सब। तो यस हाँ। मैम, सबसे पहली बात तो यही थी कि उन लेक्चर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, क्योंकि वही लग रहा था कि तब सिलेबस एंड में आने वाला था, तो अब वहां पे हम्म, तब ये नहीं लग रहा था कि चैप्टर 5 है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये लग रहा था कि सिलेबस जल्दी खत्म हुआ, अब कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ। तो इस रीजन की वजह से अच्छे से, मतलब जितना फोकस कर सकते थे उतने फोकस से चैप्टर 5 और 9 पढ़े थे पूरे अच्छे से। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर एंड तक उसके नोट्स भी बनाए, रिवीजन करा एंड ऑल। लेकिन हाँ, एक मन में बात, जैसे आपने भी बाद में बता दी थी ये, कि अगर ज्यादा दिक्कत आ रही हो इन चैप्टर्स में तो पहले एक सीक्वेंस को फॉलो करो, मतलब एबीसी एनालिसिस भी उसको बोल देते हैं नॉर्मली। तो अगर उस हम्म, सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर के चैप्टर 9 आ रहा हो। तो उसमें पहली बात तो पैनिक मत करो, और दूसरी बात, चैप्टर 9 के भी एक सीक्वेंस को फॉलो कर लो, जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं चैप्टर 9 में, लाइक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑडिट। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस होते हैं, बाकी कम होंगे लाइक सिनेमा एंड ऑल। तो हम्म, मतलब हो सकता है डिफर करता हो, अब तो इतना मैं याद नहीं कि कौन एकदम हॉट टॉपिक था उस समय। तो हम्म। उस हिसाब से इन चीजों पे अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे और फिर जब चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, आराम से हो जाएगा। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपको ऑडिट पढ़ने में मजा आ रही हो। और अभिचल, आपका क्या अप्रोच था इन 2 मैम चैप्टर्स को लेकर? चैप्टर 5 तो रिवीजन करते करते इजी लगने लगा था बिल्कुल। हम्म, चैप्टर 9 में मैम गवर्नमेंट ऑडिट ऑडिट छोड़ के बाकी सब चीजें पढ़ी थी अच्छे से, मतलब अच्छे से हम्म, नहीं, इंटरेस्टिंग थी और कुछ चीजें कॉमन भी थी। तो वही हम्म, हुआ, और इस बार क्वेश्चन भी आया था सिनेमा से, तो वो तो वैसे ही बहुत इजी था। तो हम्म। ये छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक पहले भी एग्जाम में छोटी हुई चीजों से, लाइक स्कूल से बन गए हैं। तो ये हाँ, चीजें हाँ। हमने बहुत अच्छे से करके गए थे, जिस वजह से इनमें से आ जाए क्वेश्चन तो मार्क्स नहीं जाए चाहिए। बाकी सो गवर्नमेंट मतलब, ऑडिट भी पढ़ के गए थे, ऐसा नहीं था नहीं पढ़ के गए। बाकी 5 तो बहुत इजी लगा, इतना कोई सो वी टफ हैव नहीं लगा। थ्री थ्री स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 डिफरेंट अप्रोच फॉलो करे इन चैप्टर्स को आगे लेके जाने के लिए। एक ने छोड़ ही दिया, क्योंकि मैंने बोल भी दिया था, और मैंने सिलेबस में इसको एंड में इसी वजह से टेकअप किया था, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे है, स्पेशली चैप्टर नंबर 9, की जो बच्चे को ना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि यार ये कैसा क्या शुरू हो गया बीच में। तो अगर आप इसको सिलेबस के बीच में करा रहे हो तो फिर ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है इसके बाद। ठीक है, तो आयुष ने वो चैप्टर छोड़ दिए। बट इसके अलावा अगर मैं कह दूं यार आपके सिलेबस में से चलो 2 चैप्टर निकल भी गए, 15 नंबर निकल भी गए, तो 85 मार्क्स के लिए तो आप लेके जा रहे हो। चलो आयुष ने सिर्फ चैप्टर नंबर 9 छोड़ा, तो 2 क्वेश्चन तो फिर भी आपने छोड़े ही हैं। ठीक है, कुल मिला के तो बाकी सारे पेपर के लिए तो आप तैयार करके जा रहे हो। जैसे प्रांशु ने बोला कि ठीक है, वो ना सही, एक हम एबीसी एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं कि एग्जाम में देख लो कि मोस्टली कौन से ऐसे टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक्स। जहां से रेपिटेशन ज्यादा हो रही है। और अविचल ने बोला, अविचल ने आई थिंक इसलिए छोड़ा होगा गवर्नमेंट ऑडिट, क्योंकि उसकी वर्डिंग थोड़ी सी टेक्निकल थी, मतलब वो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। सो उसके जी अलावा मैम।
है ना? तो उसके अलावा आपने सब कुछ किया। सो मैं भी यही बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ऑडिट अगर आप एक सही सिस्टमैटिक वे से पढ़ते हो, एक सही अप्रोच के साथ पढ़ते हो कि पहले मुझे कौन-सा चैप्टर पिकअप करना है, ठीक है? और आप अपना ये फ़ोकस मत करो कि यार मुझे 100% सिलेबस कंज़्यूम करके जाना है और उसमें क्वालिटी कुछ नहीं है। ये भी फ़ोकस करो कि आप कितना सिलेबस टेक अप कर रहे हो और उसके अंदर क्वालिटी कितनी है। मतलब क्वांटिटी मैटर्स डेफिनिटली, इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने खाली 2 चैप्टर करे, 3 चैप्टर करे। क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। राइट, सो यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर सीक्वेंस, राइट? चलो, यस नाउ मैम। कम्स टू रिवीजन वाला पार्ट। ये तो मुझे पता लग गया कि कोई कोई बच्चा तो रिवीजन करता था और आयुष तो नहीं करता था। आयुष ने तो आई थिंक रिवीजन ऐसे करी है कि भाई सोने से पहले बस ऑडिट लगा लिया कि नींद भी आ गई और जब तक सुन पाया तो सुन पाया। ये आयुष का विद क्लासेस रिवीजन का सीन रहा है ना आयुष? नहीं मैम, बुक से पूरा प्रॉपर रिवीजन करता था मैं भी। पक्का ना? हाँ हाँ, लेक्चर से रिवीजन नहीं किया मैंने। अच्छा, तो फिर आप सुबह क्या सुनते थे? मतलब जब आप क्लास में आते थे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कि अब मेरा सोने का टाइम हो गया, मैंने रात में पढ़ लिया है, अब मैं लेक्चर लगा के सो रहा हूँ, तो आप लाइव लेक्चर लगाते थे ताकि आप जब उसको देखो तो वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, राइट? लाइव लेक्चर्स में नींद आता है। ये और दूसरी बार बेइज्जती, आयुष को काट ही दो। भाई भाई अभी ये लाइव जाना चाहिए था। ये आयुष, अगर मेरे ऊपर कोई रोस्टर बनेगा तो वो तू ही है। ऑडिट करो उस तरह सिर्फ आप पे का है। हाँ। अच्छा चलो ये बताओ कि आपने रिवीजन कब से करना शुरू किया? मतलब सेल्फ रिवीजन स्टडी मैम, वाला रिवीजन मैं कह रही हूँ। रिवीजन मैम मार्च से करना शुरू किया था। और मैम पहला रिवीजन मेरा बहुत लेट हुआ था, क्योंकि मैंने शुरू में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो मार्च में मैंने स्टार्ट किया था रिवीजन। और और पहले नंबर मार्च में वाइज कितना किया? कितनी बार रिवाइज किया सब्जेक्ट को? ऑडिट को 2 बार हाँ, प्रॉपरली किया था। मतलब एक बार क्लासेस के साथ और 2 बार अलग से? क्लासेस को छोड़ के 2 बार करा था। हाँ, और क्वेश्चन सोल्व करे? यस मैम, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन ऑडिट किया था, कोई ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। कोई टेस्ट पेपर नहीं लिख के देखा नहीं मैम, डर लग रहा था बहुत। कि सच्चाई ना पता लग जाए? हाँ भाई ये भाई, बात सही। हमने कहा मेन में ही देखा जाएगा जो होगा। व्हाट अबाउट प्रांशु? आप प्रांशु, आपने कब से रिवीजन शुरू किया और कितनी रिवीजन आपने करी और कैसे रिवीजन करी, कहाँ से रिवीजन करी? और हम्म या यस मैम, जैसे कि पहले 4 सब्जेक्ट जो हम लोगों ने पढ़े थे बोथ ग्रुप्स वाले बैच में, तो वो अप्रोक्स मान लेते दिसंबर के आसपास खत्म हो गए, अप्रोक्स नवंबर दिसंबर या जैसा भी रहा था। तो यही है कि सबसे पहले गुरप्रीत सर ने हम लोगों को गाइड करा था कि आप लोग 1-2 सब्जेक्ट को उठा जरूर लेना रिवीजन के लिए। ग्रुप 2 चल रहा है, साथ साथ कुछ ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स और प्लस ऑडिट जो है, उसमें से कोई 1-2 सब्जेक्ट जो आपको कठिन लगते हैं या जैसा भी आपका रहता है, तो उस हिसाब से आप उनको जरूर उठा के रिवीजन कर लेना, वरना फिर बाद में दिक्कत होगी। गारंटेड बोथ ग्रुप्स वालों को उन्होंने ये चीज बोली थी। तो इसी वजह से ये था कि भाई जो कर पाते हैं पहले तो ग्रुप 1 वाले जैसे तैसे निपटाते हैं, ठीक है। तो ये था कि सबसे पहले हमने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का रिवीजन करा था। और इंटर में आते आते पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि थ्योरी सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा सही लगने लगे पढ़ने में एंड ऑल, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लगता था कि ज्यादा मिलने लगेगी, तो उसको थोड़ा सा लेट करते हैं ऐसा लगने लगा था। तो इसी रीजन आपने की वजह से कॉल। यस मैम। आपने क्वेश्चन सोल्व करे ऑडिट के? यस मैम, वो वही बता रहे हैं। हम्म लाइक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के बाद ऑडिट का फिर उठाया था, और ये उठाया होगा जनवरी या फरवरी के आसपास, जब हम्म फर्स्ट टाइम ऑडिट उठाया था। और तब ऐसा नहीं था कि तब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि तब ग्रुप 2 की भी क्लासेस चल रही थी, तो उसमें इतना टाइम नहीं हम्म निकल पा रहा था। लेकिन जैसे ग्रुप 2 की क्लासेस ओवर हो गई और तब फिर थोड़ा टाइम मिल गया था कि अब लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स की एकदम प्रॉपर लिख के करी थी, मतलब थोड़ी राइटिंग सही बना रहे हैं, कैसे फॉर्मेट एंड ऑल दैट। लेकिन फिर बाद में ये लगने लगा था अगर पूरी क्वेश्चन बैंक की ऐसे करने लगेंगे तो शायद से हो नहीं पाएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं एंड ऑल दैट। तो इस वजह से फिर बाद में जो एनोमली क्वेश्चंस होते थे उनको थोड़ा सा हम्म लिख के देख लिया, उनको बार बार रीड कर लिया, उनमें पेज फोल्ड करके रख दिया कि अगर बाद में रेफर करेंगे तो एनोमली को ही करेंगे, बाकी तो नोट्स में सब कुछ कवर हो ही जा रहा है। बच्चों को तो ये इस तरह से टर्मिनोलॉजी पता नहीं है, हमारी क्लास की एक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं, एनोमली यस मैम। क्वेश्चंस। तो प्लीज बताओ एनोमली क्वेश्चन मतलब क्या, जैसे ऑडिट में क्या एनोमली? यस मैम, जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल अगर दें तो मई 2025 में जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 आया था, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस में आप कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए हम्म आपको गाइडेंस नोट्स या कुछ और ही रेफर करना पड़ेगा, एकदम सिलेबस से हम्म अलग, उसी को एनोमली हम्म। क्वेश्चन हम लोग कहते हैं। मतलब वो है, उसका एक आधा कोई रेफरेंस है बट कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है बुक के अंदर, समथिंग यस अनयूजुअल। मैम। यस ओके मैम, आयुष, मतलब आपने कितनी क्या क्वेश्चन हो क्या आंसर, बिल्कुल डिफरेंट।
ओके आयुष, आपने कितनी रिवीजन करी? मैम मैंने बहुत बार रिवीजन किया, गिना नहीं हूँ मैंने। ओ भाई भाई, ये बढ़िया। मतलब आयुष ने मतलब अपनी जितना भी टाइम क्लासेस से बचाया, ठीक है, वो सारा अपने रिवीजन के ऊपर लगाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस मैम, और 40% ऑडिट में गया। अच्छा ये बात, Then चलो आपने नोट्स नहीं बनाया, ठीक है, ये मैं मानती हूँ, बट क्या ये बात भी सच है कि नोट्स ना बनाने की वजह से आप नोट्स मांगते फिर थे? नोट्स नहीं मैम, किसी से नोट्स नहीं मांगा मैंने। अरे आपने चैप्टर नंबर 9 के नोट्स मांगे ग्रुप में, आई हैव स्क्रीनशॉट, मेरे पास स्क्रीनशॉट है आपका। एंड चैप्टर आपने 9 मैंने किया ही नहीं मैम, तो बट इसलिए आपने कुछ। एक टाइम पे आपको रियलाइज तो हुआ होगा ना कि यार थोड़ा सा मैं नोट्स बना लेता तो शायद बेटर होती चीजें। सच बोल रहे हैं क्या मैम? रियलाइज तो नहीं हुआ था अरे बुक से। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है आपका। आपने ये बोला है वहां पे कि मैम ये वाला ऐसे का नोट्स अपलोड नहीं हुआ, ये वाला चार्ट है क्या, ये वाला दे दो, तो फिर वो आप किसके लिए मांग रहे थे? हाँ मैम, तो मैं वो चार्ट से मैं देख कर हाईलाइट करता था बुक में, क्योंकि ज्यादातर बुक का ही था उसमें। हाँ, सो बेसिकली आप नोट्स रेफर तो कर ही रहे थे ना साथ में। नोट्स रेफर किया, लेकिन बनाया, लिख कर नहीं बनाया खुद से। हाँ बट आप टाइम मतलब सेव बुक में कर भी रहे थे। हाईलाइट बट कर ले। अगर कोई ऐसा बच्चा है, लेट्स अज्यूम जिस बच्चे का नहीं थ्योरी अच्छा है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं सीए में स्पेशली, क्योंकि हम ज्यादा अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, हमारे नंबर्स अच्छे होते हैं, तो नहीं उनका थ्योरी अच्छा होता है, या कोई हिंदी मीडियम से आ रहा है उनका नहीं थ्योरी अच्छा है ना, या हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कैसा हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, उससे भी ये बहुत इफेक्ट करता है कि हम कितना अच्छा लिख पा रहे हैं इंग्लिश के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा ऐसे इशू फेस कर रहा है कि यार ऑडिट उसका नहीं पास हो रहा है बार बार, और शायद उसका वन रीजन ये भी है कि मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है, मेरे को कंसेप्ट तो समझ में आ रहे बट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, सो वन रीजन कुड बी कि आपको लिखना नहीं आ रहा है जो आईसीआई आपसे चाह रहा है। first thing, keywords, main यस importance. कीवर्ड्स, एंड वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आई थिंक राइटिंग अफेक्ट करती है। सो अगर आप मतलब डेफिनेटली एफर्ट लगते हैं, टाइम लगता है, बट अगर आप उन नोट्स को बनाओगे, क्योंकि ये आने वाली आपका लेक्चर बाहर जाएगा, ये सेशन बाहर जाएगा और बच्चे इसको सुनेंगे, तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा शायद ज्यादा, स्पेशली उस बच्चे को जिसको लिखने में प्रॉब्लम है, तो अगर आप लिख के करोगे तो चीजें आपके लिए बेटर होंगी। मैं बाकी सबसे नहीं, मैं तो आयुष से ही सुनना चाहूंगी, क्योंकि आयुष ने अलग तरीके का अप्रोच फॉलो किया जो ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। सम पीपल आर लाइक एक्सेप्शनली टैलेंटेड, सम पीपल आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड कि वो कम सुनते हैं और सडनली दे हैव दिस माइंड कि अच्छा उनको चीजें आ जाती है लिखने, बट कुछ लोगों का नहीं होता है। हाँ मैम, तो अगर किसी का इंग्लिश वीक है तो वो लिख कर भी ट्राई कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी ग्रैब हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट मतलब इंग्लिश वीक है, तो अगर आप लिख के करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, एंड टू कंक्लूड, जैसे प्रांशु ने बोला कि यार जब पेपर आया तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए वाज एनोमली, सो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने जब ऐसा आ जाता है, सो हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन कि इसको छोड़े मैम आगे मैं बढ़े? देखा ही लास्ट नहीं, क्वेश्चन सबसे से शुरू इजी जो दिखा वही करा। है, स्टार्ट मैं ही ऐसे हमारे केस में से। हमने तो लास्ट के क्वेश्चन से ही शुरू करा था। तो जब तक उसमें आए तो समझ गए थे कि हाँ चलो अब तो ये हमेशा होता है, क्योंकि मैं फिफ्थ पेपर था ना ऑडिट का। तो सब में यही चल रहा था, सही बताएं तो, कि फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जरूर जो एनोमली के केस में होगा सारे और मैम सब्जेक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 में स्पेशली। हाँ मतलब हाँ आपका जेन्युइनली। कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं ना आईसीआई। वही मैम, आप खुद सोचिए, वन का ए ही एनोमली है, वाह। हद है। और वो भी मैम मतलब वो और वो भी पांच हर नंबर साइकोलॉजी का। का पेपर गेम में, है, 6 में से हाँ 5 यस पेपर मैम। में यही है, सही है। मतलब वो हम्म। साइकोलॉजी गेम है कि आपको पहले ऐसा बना दो माइंडसेट को कि पेपर बड़ा मुश्किल आ गया भाई, अभी आगे वाला क्वेश्चन कैसा होगा, फिर थोड़ा सा उससे थोड़ा वो लाइट करेगा, फिर लाइट करेगा, फिर नीचे नीचे तो अटेम्प्टेबल लगने लग जाता है, बट बच्चा इतना यस डरा मैम। होता है कि पहला ही क्वेश्चन उसको मुश्किल लगता है। वही वही, तभी मैम लास्ट से ही शुरू करो तो वो ज्यादा बेहतर बताया जाता। आपने कहाँ से शुरू किया ऑडिट। मैम आयुष? जो मैम, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में किया था मैंने भी। आपने अभिचल? मैम जो सबसे इजी हमें लगा था उससे सबसे पहले किया, सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन देके गार्डन गार्डन होगा ड्राइंग पावर वाला, उसी से स्टार्ट किया था। हाँ, सो मतलब ऐसा क्वेश्चन पिक करो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, क्योंकि हम्म। एग्जामिनर भी, जैसे आप साइकोलॉजी गेम खेलते हो ना कि यार कौन सा क्वेश्चन, मतलब इंस्टीट्यूट जैसे साइकोलॉजी गेम खेलता है कि अच्छा सबसे मुश्किल पेपर वो क्वेश्चन वो पहले डाल रहा है, ठीक है, ताकि बच्चे का या कॉन्फिडेंस तोड़े, तो वैसे ही कहीं ना कहीं एग्जामिनर का भी माइंडसेट बन जाता है कि आपने पहला क्वेश्चन कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया है,
फिर उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये बच्चा किस तरीके का बच्चा है। सो आपको अपना बेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले रखना है, जो आपको लगता है यार ये मुझे बेस्ट आता है, इस क्वेश्चन में मुझे सबसे ज्यादा पार्ट्स आते हैं और सबसे अच्छे से मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। और सबसे बुरा क्वेश्चन आपको लास्ट में टेकअप करना है, क्योंकि एक तो Yes, ma'am. आपको वैसे भी उसके अंदर कहानियां ही बनानी है, तो फिर अगर टाइम नहीं भी बचता है तो क्या ही छोड़ दिया, कहानियां ही छोड़ दी जो आपको बनानी थी। ठीक है। तो यस और मैम, यस। उसमें इतना कोई आपको फिर रिग्रेट भी नहीं होता अगर बाई चांस आपका पेपर छूट जाता है तो। ठीक है। चलो, और एक और बात, आप जाते जाते आप मुझे जाके ये बताओ, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि जब आपने विश्वास सीए से क्लास ली, स्पेशली ऑडिट, क्या चीज आपको अच्छी लगी, सो दैट आने वाले बच्चे भी फाउंडेशन से फिर आएंगे इंटर में। और एक चीज ये भी मैं बताना चाहूंगी, जानना चाहूंगी इनफैक्ट, कि आप ये भी बताओ कि हमारी क्लासेस के अंदर जो भी मैं आपको बोलती हूँ उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी ही करनी चाहिए। ये 2 चीज है। तो मैम सबसे पहली बात तो कौन थी वो चीज जो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? वो ये कि आप फोकस ही इस चीज में करती हैं कि 100% सिलेबस कवर होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। मतलब आपने जैसे एक बात आपकी हमें याद है कि जब सब लोग एबीसी एनालिसिस मांग रहे थे आपसे, तो आपने एकदम लास्ट वीक या कुछ लास्ट के दिन होंगे तब जाकर आपने वो शेयर करी थी। तो आप खुद चाह रही थी, बेस्ट एफर्ट डाल रही थी कि बच्चे कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, अगर कुछ डाउट है जितना भी कॉम्प्लेक्स या कुछ भी हो उसको अच्छे से पढ़ें। तो मैम वो बात है कि टीचर खुद से इतने एफर्ट डाल रहा है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़े। और यस मैम, आपकी वो वाली लाइन कि अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर सीए फाइनल में यही सारी सेम चीजें रिपीट होंगी और तब जाके आपको दिक्कत होगी। तो मैम ये चीज आपकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन वो कि एक ऐसी चीज जिसको हम क्लास में बोलते हैं यार ये चीज तेरे को करनी है, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज तो यार सीए इंटर के बच्चों को करनी चाहिए अगर वो ऑडिट के लिए तैयार करना है, मतलब इस ये नॉन नेगोशिएबल है, ये आप नहीं छोड़ सकते। मैम जैसे रिवीजन तो हम अपना कांस्टेंट पर्सनल है, केस। रिवीजन तो हाँ। कांस्टेंट है, ये तो सबका ही रहेगा हम्म। क्योंकि थ्योरी का सब्जेक्ट है रिवीजन, राइट। इसके यस मैम। अलावा एक चीज। जैसे मैम अपनी पर्सनल बात बताएं तो नोट्स बनाना, जैसे आप बता रही हैं उस आपकी बात को फॉलो करना प्लस वो नोट्स बनाना, अगर वो बनाएंगे तो वो मतलब करना ही चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी वीक है, जो कि हमारे केस में था फाउंडेशन तक। आपका थ्योरी वीक था, और अगर आपने देखा यस प्रांशु, मैम। आपके इस बार मार्क्स ही थ्योरी में आए हैं। वही मैं अब क्या बताएं पिछली बार इसी में सबसे कम थे, बिजनेस लॉज वगैरह में। एंड आयुष, व्हाट अबाउट यू? मैम जो सबसे अच्छा लगा कि ये था कि जो भी पिछले दिन पढ़ाया गया था वो अगले दिन रिवाइज कराया जाता है, चाहे आप करा या फिर बाकी फैकल्टीज भी करा रही थी ये चीज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होते रहें। एंड सेकंड क्वेश्चन, क्या करना चाहिए बच्चों को, तो जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उस दिन उसी को रिवाइज कर लो ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, इस वेरी ये इम्पोर्टेंट है। एंड नोट्स बनाते रहो, मैम ने बोला है। और अविचल? मैम फर्स्ट थिंग इज दिस कि जो आप पढ़ा रही हैं इन डेप्थ पढ़ा रही हैं, बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। सेकंड थिंग इज दिस कि जो भी हो रहा है आप जैसा बताती हैं कि नोट्स बनने चाहिए, प्लस रिवीजन भी मतलब साथ में कर लो तो बेस्ट है। पास होना ही होना है, चाहे कितना भी टफ आ जाए, कितना भी इजी पेपर आ जाए। और में अगर आपने नोट्स बना लिया और साथ के साथ रिवीजन भी किया, अगर जो दिन में पढ़ा है आप रिवाइज कर रहे हो उसे, तो आइड में पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता पहली बात। ओके। एक और चीज, जैसे कि हम कंसेप्ट तो पढ़ ही रहे हैं, बट एक ऐसा होता है कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन सोल्व करना मस्ट है, क्योंकि नहीं तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। बट ऑडिट में हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑडिट में हम सोचते हैं कि चलो मैंने लर्न कर लिया, मेरे को कंसेप्ट पता, तो क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे ना, क्योंकि ये तो मेरे को आ ही गया ना। तो ये क्या हम्म। अप्रोच सही है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कि क्या आपको लगता है कि जब आपने क्वेश्चन सोल्व करे तो जो ऑलरेडी हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मेरे को याद आया एमसीक्यू का, वो भी अलग से। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ नोट्स पढ़ के या लर्न करके आप उतना अच्छा कर पाओगे जितना आप क्वेश्चंस के साथ कर पाओगे? नो मैम। सबसे पहली बात वही आ जाती है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब लाइक जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि वो टॉपिक कहाँ पे आ रहा है, किस ऐसे के अंदर आ रहा है, एंड ये सारी चीजें। लेकिन जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो नहीं बताने वाला कि हम किस ऐसे से आ रहे हैं, तो वो हम लोगों को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और खुद ही लिखना पड़ेगा, और लिख के देखेंगे और सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहे हैं या टीचर से पूछ रहे हैं तो वो कितना ज्यादा डिफर कर रहा है, उसके बाद एनालाइज कर पाओ उसको। तो ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती अगर हम लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, फिर चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल। तो इसलिए मैम ये तो नॉन नेगोशिएबल वाली बात हो गई। हाँ, और आयुष, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कि यू वर लाइक ओके आई कैन हैंडल इट ऑन माय ओन?
क्लास के साथ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। एंड में जब सिलेबस रिवाइज हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तब मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक उठाया और एक दिन में पूरा कंप्लीट किया था क्वेश्चन बैंक। हाँ, मतलब क्वेश्चंस आपने देखे तो सही। हाँ, यस। एंड व्हाट अबाउट एमसीक्यू अभिचल? या क्वेश्चंस अच्छे से देखे थे, और हर क्वेश्चन में ये होता था कि आपको क्वेश्चन की लाइन, लास्ट लाइन में आपको पता चल जाएगी कौन से चैप्टर से आ रहा है, कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो ये चीज क्वेश्चन मैंने बहुत जगह ऑडिट तो बहुत जगह की है कि मतलब देख रहे हैं इतना टाइम, मतलब इतने जगह करके नहीं देगा। जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसमें खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसका है, फिर देख वही चीज अपने दिमाग में रिपीट कर रहे हैं, और उसके बाद अपना चेक कर रहे हैं कि ठीक है। इस चीज से कॉन्फिडेंस आ रहा है और टाइम भी बचता था। और एमसीक्यू के लिए मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि यार कंसेप्चुअल नॉलेज ले लो, तो ज्यादातर आपका पार्ट एमसीक्यू का हो गया। तो आपको क्या लगता है कि यार एमसीक्यू के लिए मुझे कुछ अलग से भी देखना चाहिए, मतलब बहुत टाइम लगाना चाहिए? जैसे कुछ बच्चे सिर्फ रट्टा मारने के लिए बैठते हैं कि अच्छा चैप्टर 1 के कहाँ कहाँ से एमसीक्यू, इसका आंसर ये, चैप्टर 2 के कहाँ कहाँ पे एमसीक्यू, इसका आंसर ये अप्रोच सही है कि आप पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद आपको टाइम बचता है तो फिर आप देख लो कि अच्छा केस स्टडी किस टाइप की पूछी जा रही है एग्जाम में। मैम पहली बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू मैम कुछ भी नहीं है। एमसीक्यू मैम यस। पूरे स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली। मैम कॉन्सेप्ट एक तरीके से क्लियर है तो आपका कोई सा भी एमसीक्यू आ जाए, अगर ज्यादा डेप्थ से नहीं आया तो। तो यस ये चीज मैम, बहुत जैसे बढ़िया कि थी। नॉर्मल वाले एमसीक्यूज जो जैसा अविशल ने कहा कि बिल्कुल आराम से हो जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट सच में डेप्थ में हो रहे हैं। अब ये बात आपको पता कैसे चलेगी कि आपके डेप्थ में हो रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर? तो कोशिश हम्म करिए, जैसे मैम भी क्लास में कई बार करवा देती थी कि हम्म उसी चैप्टर के एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व हो रहे हैं लाइव में। तो वो एकदम हम्म इंटरेक्टिव सेशन रहता था कि सब मैसेज कर रहे हैं, तो खुद से भी करते थे हम लोग कि हाँ खुद पढ़ रहे हैं, अच्छे से टाइम मिल रहा है। तो हाँ, ये है कि करके देख लो, अगर हो जा रहे हैं तो सही है, कॉन्सेप्ट अच्छे चल रहे हैं आपके, और अगर नहीं हो रहे हैं तो वहां पे फिर आपको कुछ आगे उसके हिसाब से देखना जरूरी है। हाँ, मतलब केस स्टडी एक दो आपको सोल्व करके देख लेनी चाहिए, रीजन बीइंग यस कि मैम, यस आपको मैम। ये समझ में आ जाएगा यार ये इंस्टीट्यूट पूछता कैसे, मतलब चीजें कनेक्ट कैसे कर लेता है ये। हम्म। चलो, सो वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू, ईच वन ऑफ यू, थैंक यू मैम। प्रांशु, सेम अविचल फॉर मी। एंड आयुष। आयुष, थैंक यू जाने सो से मच पहले मैम। एक शायरी आप सुनाना चाहोगे या मैं ही सुना दूं? भाई सुनानी पड़ेगी अब तो आयुष। अरे भाई, तूने इतनी सुनाई है, इतनी एक तो बनती है। वो कह रहा लिख के सुनाइए मैम, बोल के नहीं सुनाइए। अरे ऐसे थोड़े। आकर बोल देते हैं, फिर क्लास लीव कर देते हैं। क्लास रिसीव कर लेते हैं। मतलब कहीं दिख गया तो फिर आकर बोल दिया क्लास में, फिर क्लास लीव कर देता हूँ। ऐसे लाइव में अच्छा, बैठते कॉपी हैं। पेस्ट, कॉपी पेस्ट। चलो ठीक है, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, ईच वन ऑफ यू, एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट। आई रियली होप कि जितना अच्छा आपने सीए इंटर में किया उससे एक्सेप्शनली वेल आप सीए फाइनल में करो, और आपकी इंटर्नशिप बहुत अमेजिंग हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग हो, एंड आई रियली होप कि जितना भी आपने क्लासेस में सीखा वो आपकी इंटर्नशिप में भी काम आएगा। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, मैम। इट मीन्स अ लॉट।